तो चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। म्यूचुअल फंड चैप्टर का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन दिया हुआ है जिसके अंदर में मैंने लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड है जिसका 1 साल का ये कार्यकाल है, जिसके अंदर में उन्होंने साल भर में प्रॉफिट 70 लाख रुपीज़ कमाए। साल भर में उन्होंने 70 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं, जिसमें से पहला 6 मंथ्स जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, इन्होंने 30 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमाया और बाकी का जो 6 मंथ्स है उसमें 40 लाख रुपीज़ इन्होंने प्रॉफिट कमाया। जो स्टार्टिंग में इनके म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स थे, वो थे 2 लाख म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स थे। तो मैंने उसको डिपिक्ट किया एक रेट पर्सन के हिसाब से। 30 सितंबर को इन्होंने क्या किया, 3 लाख और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इन्होंने इशू कर दिए। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने 3 लाख म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एडिशनल सेल कर दिए, मार्केट में इशू कर दिए उसी स्कीम में। इन लोगों को मैंने ग्रीन पर्सन के हिसाब से डिपिक्ट किया है। तो इन्होंने और 3 लाख म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू कर दिए। इशू करते समय हुआ क्या होगा, इशू करते समय इन्वेस्टर यानी कि जो ग्रीन पर्सन है उन्होंने फंड्स दिए होंगे म्यूचुअल फंड कंपनी को और म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हें 3 लाख यूनिट्स दिया होगा। इसके बाद क्या हुआ, अंत में हमारे पास 5 लाख म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर हो गए, रेड पर्सन्स एंड ग्रीन पर्सन्स। अब बात ये निकलती है कि ये जो 70 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, जो कि पहले 6 मंथ्स में 30 लाख रुपीस था और बाकी के 6 मंथ में 40 लाख रुपीस था। सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि प्रॉफिट यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिट होल्डर्स को, वो क्या पूरा का पूरा एक होना चाहिए या पार्टली होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहला 30 लाख रुपीस है का जो प्रॉफिट है, ये जिन पैसों से म्यूचुअल फंड कंपनी ने कमाया होगा, वो पैसे रेड पर्सन्स ने दिए होंगे। जो ग्रीन पर्सन्स है वो तो 6 महीने बाद आए, वो 30 सितंबर को म्यूचुअल फंड कंपनी के यूनिट होल्डर बने। इसके पहले की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें उनका कोई रोल नहीं था, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तब तक के तो कुछ पैसे उन्होंने दिए नहीं थे। जब ये पैसे फंड्स म्यूचुअल फंड कंपनी को इन ग्रीन पर्सन से मिलोगे, तभी आने वाला जो प्रॉफिट है उसमें उनका हक बनता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने के द व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, आई वांट टू समराइज इट, इज दैट the first 6 months profit of 30 lakh rupees does not belong to the green persons. Why? Because they were not the unit holders at that duration. Who were the unit holders at that duration? Red persons. यानी कि 2 lakh mutual fund units holders. Those deserve these 30 lakh rupees of profit, and the 40 lakh rupees of the next 6 months are deserved by both red persons and green persons, क्योंकि उस समय red person green person यानी कि 5 lakh unit mutual fund unit holders थे बाकी के 6 months। 2 लाख वाले तो स्टार्टिंग से लेकर पूरे साल भर थे। ग्रीन वाले बीच के साल में एंट्री मारे हैं, मतलब 6 मंथ्स के दौरान एंट्री मारे हैं, तो उनको 40 लाख रुपीज़ वो डिज़र्व करते हैं, ना कि 30 लाख रुपीज़। तो बेसिकली 70 लैक्स का एक डिवीजन होने वाला है, 30 लैक्स एंड 40 लैक्स। 30 लैक्स किसको मिलना चाहिए, इन रेड पर्सन्स को मिलना चाहिए, 2 लाख म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को, और 40 लाख रेड पर्सन को भी मिलना चाहिए, ग्रीन पर्सन को भी मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिविडेंड पर यूनिट कितना निकलना चाहिए। डिविडेंड पर यूनिट निकलना चाहिए 30 लाख रुपीज़ अपॉन 2 लाख यूनिट्स इज विच विल गिव यू 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो 15 रुपीज़ पर यूनिट कायदे से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या होना चाहिए, अगर आप देखोगे तो 40 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो 2 भाग में डिवाइड होना चाहिए, रेड पर्सन एंड ग्रीन पर्सन, इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 लाख इनके पास है, 3 लाख इनके पास है। सो 40 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 विच विल गिव यू 40 into 2 by 5, 16 लैक्स, एंड 3 लाख को वैसे ही कैलकुलेट करोगे आप तो 24 लाख। तो 40 लैक्स का हमने 2 डिवीजन कर दिया, एक होगा 16 लाख रुपए 16 लैक्स, दूसरा होगा 24 लाख रुपीस। ये 16 लैक्स किनको मिलना चाहिए, रेड पर्सन्स को मिलना चाहिए, यानी कि 2 लाख म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को मिलना चाहिए, और 24 लैक्स इनको मिलना चाहिए ग्रीन पर्सन्स को, विच इज 3 लाख म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड पर यूनिट, तो कितना होगा 16/2 विच इज 8 रुपीज़ पर यूनिट, और 24/3 विच इज 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर अपन एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि जो रेड पर्सन्स है उनको टोटल कितना पर यूनिट डिविडेंड मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए 15 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ दे नीड 8 रुपीज़ पर यूनिट विच विल गिव यू 23, 15 प्लस 3 सॉरी 15 प्लस 8 विच विल गिव यू 23। ये रेड पर्सन डिजर्व करते हैं पर यूनिट डिविडेंड, और 8 रुपीज़ पर यूनिट ग्रीन पर्सन डिजर्व करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि
जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अलग अलग डिविडेंड अलग अलग म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के हिसाब से नहीं डिक्लेयर करती, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती। वो एक डिविडेंड पर यूनिट डिसाइड करेगी, यानी कि डिविडेंड पे आउट परसेंटेज डिसाइड करेगी, और वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी को जाएगा, उनके अकाउंट में पे आउट होगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि 23 डिक्लेयर करें या 8 डिक्लेयर करें। अपने पास दो ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ टू डिक्लेयर ओनली वन डिविडेंड परसेंटेज। सो वी हैव ऑप्शन नंबर 1 टू डिक्लेयर 23 रुपीज़ पर यूनिट, सो दैट जो रेड पर्सन है उनको अच्छे से उनका प्रॉपर डिविडेंड मिल जाए। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 8 रुपीज़ पर यूनिट हम डिक्लेयर करें, जो कि ग्रीन पर्सन को मिल जाए। अब देखिए, अगर मैं 23 पर यूनिट को डिक्लेयर करता हूँ, 23 पर यूनिट डिक्लेयर करता हूँ, तो सिनेरियो क्या होगा? रेड पर्सन्स को अगर 23 रुपीज़ पर यूनिट देना हो तो 23 इंटू 2 46 लैक्स, और ग्रीन पर्सन्स को लेकिन 23 इंटू 3 69 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे नोटिस करने वाली दोस्तों ये बात है कि ग्रीन पर्सन्स को कुछ ज़्यादा ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना हमारे पास प्रॉफिट नहीं है उससे ज़्यादा चला जाएगा। सो 69 इनको मिलना कितना है? इनको मिलना चाहिए कायदे से 24 लाख रुपीज़, इनको मिल जाएगा 69। और हमारे जो रेड पर्सन्स हैं उनको कितना मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए 30 लैक्स प्लस 16 लाख, यानी कि 46 लाख। तो 46 लाख मिलना चाहिए, 46 लाख ही मिलेगा, तो यहाँ पे इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको लेकिन इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि जो ग्रीन पर्सन्स हैं, जो कि 6 महीने बाद एंट्री मार रहे हैं, जो 6 महीने बाद अब यूनिट होल्डर बने, उनको 69 लाख रुपीज़ मिल रहा है और हमें सिर्फ 46 लाख रुपीज़ मिल रहा है, तो दे विल बी वेरी सैड द रेड पर्सन्स। अब चलो ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, 8 रुपीज़ पर यूनिट। इसमें क्या होगा? रेड पर्सन्स को मिलेंगे 8 इंटू 2 16 लाख, और ग्रीन पर्सन्स को मिलेंगे 8 इंटू 3 24 लाख। सो द ग्रीन पर्सन्स विल बी वेरी मच ओके, बिकॉज उनको मिलना चाहिए था 24 लाख एज पर द कैलकुलेशन, और उनको मिल भी रहा है 24 लाख एज पर द कैलकुलेशन। But red person will be again sad because they deserve 46 lakh but they are receiving only 16 लाख रुपीस। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे सामने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक्चुअली डिक्लेयर कितना करें पर यूनिट डिविडेंड। सो इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया है। बीच का रास्ता क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 3, 23 रुपीज़ पर यूनिट आप डिक्लेयर कर लो और कलेक्ट कर लो 15 रुपीज़ पर यूनिट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द एडिशनल म्यूचुअल फंड यूनिट्स। देखिए, समझाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया मैंने ग्रीन पर्सन्स को मद्देनजर रखते हुए। व्हाट द म्यूचुअल फंड कंपनी विल डू, इट विल कलेक्ट दी फंड्स एट द रेट पीओपी। पीओपी मैंने आपको बताया पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड यूनिट अपने यूनिट्स को बेचता है, तो दैट इज पीओपी, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। सो फंड्स कलेक्ट करेगी ग्रीन पर्सन से और उन्हें 3 लाख यूनिट्स दे देगी, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। साथ ही साथ क्या करेगी, ये ग्रीन पर्सन से एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट करेगी। एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट करेगी, कितना करेगी कलेक्ट? 23 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 15। 23 पर यूनिट हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बाद में हम उनको पैसा देंगे। 8 रुपीज़ वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ग्रीन पर्सन्स 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 24 लाख डिजर्व करते हैं, मतलब उनको डिविडेंड उनके जेब में जाना चाहिए 8 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन हम उनको कितना देना जा रहे हैं? हम देने जा रहे हैं 23 रुपीज़ पर यूनिट। एक्स्ट्रा हम उनको कितना दे रहे हैं? 15 रुपीज़ पर यूनिट हम उनको एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं बाद में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही उनसे जब हम उनको इशू कर रहे हैं ना यूनिट्स, उसी समय जब हम उनसे फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं पीओपी, तब हम और फंड्स कलेक्ट कर लेंगे। कितना कलेक्ट कर लेंगे? 15 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 लाख यूनिट्स विच विल गिव 40 लाख रुपीज़। 45 लाख रुपीज़ हम न्यू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर से कलेक्ट करके अपने पास पार्क कर देंगे, क्योंकि 45 रुपीज़ जो हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, ये मेरे को बाद में उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए फोर्थ में देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 23 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 3 69 लाख रुपीज़। ये 16 कहाँ से आया? ये जो हमने 69 यहाँ पे निकाला था, तो 69 रुपीज़ हम दे देंगे, 69 लाख रुपीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि नेट डिविडेंड कितना गया होगा, नेट डिविडेंड पे टू द 3 लाख यूनिट होल्डर्स यानी कि ग्रीन पर्सन, 69 लाख रुपीज़ हमने उनको डिविडेंड दिया, 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी हमने उनसे पहले से कलेक्ट कर लिया। सो नेट उनकी जेब में 24 लाख रुपीज़ गए। यही 24 लाख रुपीज़ जाने चाहिए थे एज पर द लॉजिक विच वॉज डिस्कस्ड अर्लियर, कि 24 लाख रुपीज़ उनको मिलने चाहिए और 30 प्लस 16 46 लाख रुपीज़ रेड पर्सन यानी कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को जाने चाहिए, मिलने चाहिए। तो यहाँ पर पहली कैलकुलेशन तो हमारी होगी। सेकंड में देख लेते हैं, डिविडेंड पे टू 2 लाख यूनिट होल्डर रेड पर्सन 23 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 लाख 46 लाख रुपीज़ विच विल गिव यू 24 प्लस 46 70 लाख रुपीज़। 70 लाख रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट था टोटल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमारा 70 लाख रुपीज़ था साल भर का। हमको इनको डिवाइड करना था रेड पर्सन्स और ग्रीन पर्सन्स में। तो इस तरीके से मैंने 24 लाख रुपीज़ ग्रीन पर्सन्स को दे दिए और रेड पर्सन्स को 46 लाख रुपीज़ भी दे दिए और 23 रुपीज़ पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर भी कर लिया। सो मेरे
फाइनल सोल्यूशन आ जाता है, मेरे को एक फाइनल बीच का तोड़ मिल जाता है कि मैं कैसे एक डिविडेंड को डिक्लेयर करूं और डिजर्विंग को उतना जाए, मतलब ग्रीन पर्सन्स को 24 लाख रुपए डिजर्व करते हैं, उनको उतना ही पैसा मिले, और रेड पर्सन्स 46 लाख रुपीस डिजर्व करते हैं तो उनको उतना पैसा मिले। तो 70 लाख रुपीस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरा। तो कंसेप्ट नोटबुक में आपको क्या नोट करना है? कंसेप्ट नोटबुक में फाइनली आपको नोट करना है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, जो ग्रीन पर्सन्स यानी कि न्यू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स से कलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। सो उनसे मैं फंड्स कलेक्ट करूंगा एट द रेट पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, और साथ साथ एक्स्ट्रा डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी कलेक्ट करूंगा। ये जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि फंड्स कलेक्ट करूंगा एट द रेट पीओपी, और एक्स्ट्रा मनी भी उनसे कलेक्ट करूंगा मैं, इनसे ग्रीन पर्सन यानी कि न्यू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर से। एंड और रिवर्स में अगर हम बात करेंगे, सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज पेड एट द टाइम ऑफ रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, म्यूचुअल फंड कंपनी जो थी वो न्यू म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू कर रही थी, लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, रीपर्चेज कर रही है, मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में यूनिट होल्डर्स है उनसे बायबैक कर ले रही है अपने खुद के म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उनको फंड्स दे दिए एट द रेट आरपी यानी कि रिडेम्पशन प्राइस यानी कि रीपर्चेज प्राइस। तो उस केस में क्या होगा, पहले केस में अगर मैं एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ तो सेकंड वाले केस में मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। आरपी तो मैं पे करूंगा ही करूंगा, रिडेम्पशन प्राइस जो है वो मैं पे करूंगा ही करूंगा अपने बायबैक करने, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी पे करेगी करेगी रिडेम्पशन प्राइस के हिसाब से फंड्स को, लेकिन साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा मनी भी पे करेगी विच विल बी योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आपको एक फॉर्मूला नोट करवाता हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इनकम फॉर द पीरियड बिफोर इशू और रीपर्चेज। मतलब कि पीरियड, जिस पीरियड की आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट निकालना है उस पीरियड की इनकम आपको ले लेनी है, लेकिन उसमें इशू या रीपर्चेज को एडजस्टमेंट नहीं करना। डिवाइड कर देना आपको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स बिफोर इशू या रीपर्चेज। सो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थे इशू करने से पहले या रीपर्चेज करने के एडजस्टमेंट के पहले, उसको आप को ले लेना है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट विल बी योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। जैसे हमारे एग्जांपल में 30 लाख रुपीस अपॉन 2 लाख, तो 30 लाख रुपीस देखिए, यहाँ पे देखिए 30 लाख रुपीस न्यू म्यूचुअल फंड इशू होने से पहले का है, और 2 लाख म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपके पास एग्जिस्टिंग थे। तो 30 अपॉन 2 विच विल गिव यू 15। दिस इज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट विच यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, अगर कलेक्शन का केस है तो, और अगर पेड का केस है तो यू हैव टू पे पर यूनिट एट द रीपर्चेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। और ये 15 रुपीज पर यूनिट जो हमने यहाँ पे निकाला था, 23 माइनस 8 विच विल गिव यू 15, 23 माइनस 8 विच विल गिव यू 15। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको काम आने वाला है, विच इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट, कैसे निकाला जाता है, इनकम फॉर द पीरियड बिफोर इशू और रीपर्चेज डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स बिफोर इशू और रीपर्चेज। डिविडेंड इक्वलाइजेशन के क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ें मांगी जाती है, जैसे कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक कैलकुलेशन आपसे मांगी जाती है। उसका एक टैबुलर फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है कि एग्जाम हॉल में आपको एग्जैक्टली में कौन सा चीज़ पहले लिखना है, फिर क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, तो आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो क्लियर रहेगा आज की डेट में। और एग्जाम हॉल में जाके आपको सिर्फ फिगर जो आपको डेटा दिया होगा क्वेश्चन का, उसको बस पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपसे रीपर्चेज प्राइस, इशू प्राइस, एनएवी, ये सभी कैलकुलेशन मांगेंगे। वो आने वाले समय में हम देखेंगे किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे ऐसे सम्स में, हम निकालेंगे, हम 4 कॉलम टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। विल स्टार्ट विद इनकम फॉर द पीरियड 1, एक पीरियड दिया होगा हमको, उस इनकम को, उसकी इनकम ले लेंगे। उस समय पर जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थे वो लिख लेंगे। ये उसके बाद हम अमाउंट लिख लेंगे कि कितना इनकम हमने कमाया, तो ये रेट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इनकम फॉर द पीरियड 1 में 100 लाख रुपए कमाए और मेरे पास 10 लाख यूनिट्स थे, तो 100 लाख अपॉन 10 लाख विच विल गिव यू 10, 10 इज द रेट, तो आप यहाँ पे 10 बीच में लिख लोगे। प्लस कर दूंगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्टेड ऑन इशू। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी इनकम में वो ऐड हो रहेगा, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्टेड ऑन इशू में यहाँ पे प्लस कर दूंगा। मान के चलो जितने मैं एडिशनल यूनिट्स इशू कर रहा हूँ वो यहाँ पे यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे रेट चल रहा था, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 100 लाख बाय 10 लाख विच इज 10 रुपये, तो 10 रुपये ही मेरा यहाँ पे प्रिवेलिंग जो होगा, यहाँ पे मैं वही रेट यूज़ कर लूँगा और उसी रेट को मल्टीप्लाई कर लूँगा यूनिट से और मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट को मैं ऐड कर लूँगा, उसको अमाउंट ऐड करने के बाद एक फाइनल फिगर मेरे पास अराइव हो जाएंगे। अब ये जो फिर फिगर आ जाएंगे इसमें मैं इनकम फॉर द पीरियड 2 ऐड कर दूंगा,
फिर यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स तो मुझे पता ही है, जो पिछले यूनिट्स थे वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। अमाउंट भी मुझे पता है कि कितना मैंने इनकम कमाया है, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करते हुए ये कैलकुलेट कर लूँगा। तो जहाँ जहाँ कैलकुलेट लिखा है ना, जैसे रेट के कॉलम में कैलकुलेट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट बाय यूनिट्स करेंगे तो रेट आ जाएगा। और प्रिवेलिंग लिखा है तो जो ऊपर वाला रेट है वही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट मुझे दिया रहेगा इनकम फॉर द पीरियड टू, यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ जाएंगे सेम, और अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करूँगा तो मेरे पास रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ये निकालने के बाद मेरे पास एक फिगर फिर से अराइव होगा। फिर मान के चलो अगर मैंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन कुछ रीपर्चेस किया हो तो उसमें मुझे पे करना पड़ेगा, और अगर मैं एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे यूनिट्स कितने मैंने रीपर्चेस किए। उसके बाद जो ऑलरेडी रेट चल रहा था वही प्रिवेलिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और मेरे पास अमाउंट जो है मैं उसमें लेस कर दूंगा, अमाउंट के कॉलम में लेस कर दूंगा, तो फिर एक फिगर्स में अराइव हो जाएंगे। अब मान के चलो आखिरी में क्वेश्चन में दिया है कि 80% 90% जो टोटल उनके पास इनकम अवेलेबल था उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट होल्डर्स को। तो सिंपली क्या करूँगा, ये जो मेरे पास अमाउंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज को, तो मेरे पास टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 लाख रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे फिगर आया, दिस इज 100 lakhs फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन कहता है कि 90% ऑफ द इनकम अवेलेबल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब 100 लाख में से 90 लाख मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरे पास 10 लाख रुपए बचे होंगे इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरा फाइनल आंसर है, जो कि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली मैं यहाँ पे परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लूँगा, उसके हिसाब से ही जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स तो ऑलरेडी हैं ही जो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो डिवाइड करके ये मेरा कैलकुलेट हो जाएगा रेट। तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा रेट का। यहाँ तो यूनिट्स ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे पास इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो ये आखिरी कॉलम है अमाउंट का, वो आपका आंसर है इस टेबल का, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिगर्स के साथ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का डेटा चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट नहीं। यही फॉर्मेट आपको किसी भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको आंसर मांगा गया इनकम वाले फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये एक बार के लिए याद हो गया, अगर ये आपको पिक्चर क्लियर है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कहाँ पे क्या प्रिविलेज लेना है, कैसे कॉलमनर बनाना है, तो सबसे पहले आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा एग्जाम में, आपका माइंड में स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आपको पता है आपको सॉल्व कैसे करना है। दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि मुझे पहले क्या लिखना है, फिर प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, तो आपकी ओवर राइटिंग या फिर कुछ काट दिया आपने, वो सब चीज़ें बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगी। और तीसरा, आप जल्दी से जल्दी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सो आप उन क्वेश्चंस में जा सकते हैं जो क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, जो क्वेश्चंस और ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जिसका आपके पास फॉर्मेट आज की डेट में रेडी नहीं है, बट उसका कंसेप्ट के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में स्ट्रेटजी आपके लिए ये बेस्ट होगी कि आप सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पता हो या आपने सॉल्व ऑलरेडी किया हो, उसके फॉर्मेट्स आपको याद है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो सकते हैं, हम लास्ट में चेक करेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना आता हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे उसको सॉल्व करना कैसे है, मुझे क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, तो फटाफट आपने स्टार्टिंग से वही वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आपको एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया। ये सब कर लेने के बाद फिर आप उन क्वेश्चंस में एंटर कीजिएगा जो थोड़े कंसेप्चुअल हैं या जिसमें जो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इनकम वाले फॉर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कुछ और नया पूछ लिया आपसे, अब आपको वो तो नहीं पता, तो वो चीज़ों को आप फिर पोस्टपोन कर सकते हो लास्ट के लिए कि यार जब मेरा माइंड शांत होगा, जब मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर में जो मुझे आता है मैंने लिख लिया, मतलब मैं पासिंग तो एटलीस्ट हो जाऊँ, अब मैं आराम से अपना कंसेप्ट लगा सकता हूँ, मेरे को क्या पूछा जा रहा है, मैं टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं आप एकदम लास्ट के लिए रख दीजिए। स्टार्टिंग के लिए आपको जो चीज़ें पता है, जो फॉर्मेट्स आपको याद है वो सॉल्व कीजिए। तो ये फॉर्मेट्स मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखाता हूँ कंसेप्ट नोटबुक में। उसका कारण यही है कि आपको जितने ज़्यादा फॉर्मेट जितने अच्छी तरीके से, जितने क्लियर और कितने प्रिसाइज तरीके से याद होगा ना, उतना चांसेस बढ़ जाएंगे आपका एग्जाम हॉल में सही सॉल्व करना विद गुड प्रेजेंटेशन, एंड यू विल एंड अप विथ वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए इसी नोट के साथ एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि 1 को एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड हैड 300 lakhs यूनिट्स आउटस्टैंडिंग विद एनएवी ऑफ 18.75, मतलब 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग थे 1 अप्रैल को, और 18.75 एनएवी चल रही थी। एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 लाख यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ये लोड मैंने आपको बताया हुआ एंट्री एंड एग्जिट लोड पुराने लेक्चर्स में, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। एट द एंड ऑफ मे 3 लाख यूनिट्स वर रीपर्चेस्ड
at the rate opening NAV less 2% exit load adjusted for dividend equalization. At the end of June, 70% of its available income was distributed. In respect of April-June quarter, the following additional information are available. Portfolio value में appreciation कितना हुआ in lakhs, income of April month, income of May month, income of for June month 45.45 है जून की. You are required to calculate the income available for distribution. तो देखिए सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाया है वही फॉर्मेट से आंसर आने वाला है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन बनाया हुआ है, अप्रैल, मई और जून. अप्रैल में हमको ये पता है कि 1 अप्रैल को 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग थे, 18% एनएवी थी, कोई पीओपी, कोई आरपी, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. अप्रैल के बाद अप्रैल के एंड में यानी कि मई की स्टार्टिंग में 6 लाख यूनिट्स और इशू हो गए. और कितने में इशू है? पब्लिक ऑफरिंग प्राइस थी एनएवी प्लस 2% प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन. अगर आप पुराना लेक्चर आपको अगर याद है या फिर आपके नोटबुक में अगर आप पीछे पेजेस में जाओगे तो मैंने जब एंट्री लोड और एग्जिट लोड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, वहीं पर ही मैंने आपको ये नोट करा दिया था कि आप जब भी पब्लिक ऑफरिंग प्राइस निकालें विच विल बी इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड एट द रेट एनएवी प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट. और तब मैंने कहा था कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन अभी आप लिख के रख लीजिए, आगे मैं समझाऊंगा. तो अभी उसका समय आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस डीई फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन होता है. तो पीओपी आपका कैसे निकलेगा? एनएवी प्लस 2% प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन. दैट्स ऑल्सो गोज फॉर आरपी रिडेम्पशन प्राइस एनएवी माइनस 2% प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन. यहाँ पे 3 लाख यूनिट्स आपके रिडीम हो रहे हैं और लास्ट में आपको दिया हुआ है जून के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 70% हो रहा है. तो ये एक टाइमलाइन चार्ट होगा कि क्या क्या डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. चलिए टेबल बना लेते हैं इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स इन लाख, रेट, अमाउंट इन लैक्स. सबसे पहले तो हमने ले लिया इनकम ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल. मैंने जैसे कहा था कि 300 लाख आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 22.95 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. 0.075 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका कैलकुलेट फिगर है रेट का. उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्रैल के एंड में आपको 6 लाख यूनिट्स आपने और इशू किए. तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्टेड ऑन इशू प्लस 6 आपके यूनिट्स हो जाएंगे. उसके बाद आपका यही प्रीवेलिंग आपको यूज़ करना है 0.765 आपको वही यूज़ करना है यहाँ पे रेट के तौर पे. तो 0.0765 मल्टीप्लाई बाय 6 विच विल गिव यू 0.4590. ये आपको ऐड कर लेना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा आपने कलेक्ट किया होगा. सो टोटल आपके पास आ जाएगा 300 प्लस 6 306. रेट तो आपका सेम कैरी फॉरवर्ड होगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 23.4090. इनकम ऑफ मई, इनकम ऑफ मई आपको देखिए यहाँ पे दी हुई है 34.425 लैक्स. तो 34.425 आप लिख लोगे. 306 लाख आपको ऑलरेडी पता है, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट विल गिव यू 0.1125. ये भी आपका कैलकुलेटेड फिगर है. इसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 306 तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 0.0765 और 0.1125 ये आपको ऐड कर दो 0.1890 आ जाएगा. और 23.409 जो ऑलरेडी इनकम चल रही थी उसमें मई की इनकम और जुड़ गई तो 57.8340 आपका रिवाइज्ड इनकम आ जाएगी. अब क्वेश्चन में देखो कि मई के एंड में आपने रीपर्चेस किए थे यूनिट्स. अगर आप रीपर्चेस कर रहे हो तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन को पे करना पड़ेगा, मतलब आप आरपी तो पे करोगे, आप एक्स्ट्रा पैसा और पे करोगे. तो यहाँ पे आपका 3 लाख यूनिट्स आपने रीपर्चेस कर लिया, मतलब आपने 3 लाख रुपीज़ 3 लाख यूनिट्स आपने खुद के परचेस कर लिया और फंड्स दे दिया आरपी के हिसाब से. यहाँ पे आपको वही प्रीवेलिंग यूज़ करना है और यही प्रीवेलिंग को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट से, सो आपका अमाउंट आ जाएगा 0.5670. इसको आप लेस कर दोगे क्योंकि आपके हाथ से पैसे चले गए, तो आपने लेस कर दिया. तो अब आपके पास यूनिट्स बच गया 303. आपका रेट हो गया 0.1890 जो चल रहा था और 57.2670 आपका अमाउंट आपके हाथ में है. अब इसमें इनकम ऑफ जून ऐड हो जाएगी. 303 ऑलरेडी चल रहा था, 45.45 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 45.450 इनकम ऑफ जून. आपने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया. यहाँ ऐड करने के बाद अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट किया तो 0.1500 आपका ये भी आप ऐड हो जाएगा, ये भी आपका ऐड हो रहा है. तो ऐड होने के बाद अब आपके पास रिवाइज यूनिट्स 303.3390 रिवाइज रेट और रिवाइज आपके पास अमाउंट 102.7170 हो जाता है. क्वेश्चन के अंत में दिया हुआ है कि 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो जो आपके पास अवेलेबल इनकम है 102.7170 इसका 70% आप निकालोगे, इट विल कम टू 71.9019. ये आपके पास है, आपके पास 303 यूनिट्स आपको पता है उतने होने वाले हैं. तो अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, सॉरी अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स विल गिव यू 0.2373 द रेट जो आपको लेस करना है. तो अभी आपके पास 30% बचा है. 30.8.8151 आपके पास इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है.
ये आपका फाइनल आंसर इस टेबल का। रेट आपका दिस माइनस दिस हो जाएगा और 303 तो आपके यूनिट्स चल ही रहे हैं। तो 30.8151 lakhs इज द इनकम विच इज अवेलेबल विद द म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर। अभी उन्होंने सिर्फ 70% डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी उनके पास अवेलेबल कितना है 30%, यानी कि 30.8151। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने निकाल ली ये टेबल को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन का अगला रिक्वायरमेंट है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। सो इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल कंसेप्ट नोटबुक में मैंने आपको ये लिखाया था कि जो इशू प्राइस होती है, यानी कि जो सेल प्राइस यानी कि पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, उसका वो होता क्या है, वो ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी और फंड्स लेती है इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड देती है एट द रेट पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। सो जो फंड्स उनसे लिया जाएंगे उसका फॉर्मूला कैसा है, उसका फॉर्मूला NAV प्लस एंट्री लोड एट द रेट NAV प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। तो चलिए फिगर्स डालते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 18.75 हमारी NAV है, 2% ऑफ 18.75 ये हमारा एंट्री लोड है, प्लस 0.0765 डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। ये जो आप यहाँ पे प्रिवेलिंग यूज कर रहे थे, यही आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट है, 0.0765, यही आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट है। और जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, इस टेबल को सॉल्व करने से पहले मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखाया था कि इनकम ऑफ द पीरियड को बिफोर इशू परचेज रीपरचेज लो, उसको डिवाइड कर दो एग्जिस्टिंग नंबर से, सो आपके पास आ जाएगा। इसकी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये भी कैसे काम करेगा। देखिए मेरे पास अप्रैल की इनकम दी हुई है 22.95, उसके बाद ही मेरा इशू हो रहा है, तो अप्रैल की जो इनकम है 2295 वो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स बिफोर इशू और रीपरचेज। सो एग्जिस्टिंग मेरे पास 300 है, उसके बाद उसमें 6 और जुड़ेंगे तो वो 306 बन जाएगा, मतलब 300 लेना है। तो अगर मैं 22.95 लाख को डिवाइड करूंगा 300 यूनिट्स लाख यूनिट से, सो मेरे पास 0.0765 ही आना है। सो यही मेरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट होना है by using that formula, and now here I am using the prevailing word. So prevailing जो है 0.0765 ये आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज रहेगा। तो कुछ नहीं, आप तीनों को ऐड कर दो कि 19.2015 आपके पास इशू प्राइस आ जाएगा। वैसे ही मैंने आपको रीपरचेज प्राइस, यानी कि क्वेश्चन का जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, रीपरचेज प्राइस एट द एंड ऑफ मे पूछी गई थी, वो मैं निकाल रहा हूँ। रीपरचेज प्राइस क्या होती है, रीपरचेज प्राइस होती है कि ऐसे में कंपनी जो है वो खुद के म्यूचुअल फंड यूनिट्स रीपरचेज कर लेती है एट द रेट RP रिडेम्पशन प्राइस जो हम निकालने वाले हैं, और उनको दे देती है फंड्स। तो जब आपको बताया था कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज पेड एट द टाइम ऑफ रीपरचेज, तो जब मैं RP निकालूंगा तो मैं ऑलरेडी जो मेरे पैसे जा रहे हैं यानी कि NAV माइनस एग्जिट तो जाएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट भी मेरे हाथ से चला जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है। तो एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है वो कितना जाएगा, देखिए NAV माइनस एग्जिट NAV प्लस कर देंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। और इस केस में मेरे पास ये जो प्रीवेलिंग था 0.1890 जो मैं यूज कर रहा था कैलकुलेशन के लिए, यही मेरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले की इनकम इस 57.8340 और इसके पहले का म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 306 थे, तो उसको आप डिवाइड करोगे तो 0.1890 ही आने वाला है। सो रीपरचेज प्राइस का अगर मैं डालूं तो NAV मेरे पास 18.75 है, माइनस कर दूंगा 2% एट दैट ऑफ NAV 18.75 और प्लस कर दूंगा 0.1890 विच इज योर डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका जाएगा 18.564। सो इस तरीके से आपका रीपरचेज प्राइस आ गया, इस तरीके से आपका पब्लिक ऑफरिंग प्राइस आ गया, और इस तरीके से आपका इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30 जून। तो NAV जो मैंने आपको, अगर आपको पुराने लेक्चर क्या होगा, टेबल अप्रोच नंबर 1 जो मैंने आपको लिखाई थी कंसेप्ट नोटबुक में, टेबल अप्रोच 1 और 2 दो लिखाई थी, 1 जो है वो अभी हमारा यूसेज में आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओपनिंग वैल्यू आप लेंगे 18.75 इंटू 300 लैक्स विच विल गिव यू 5625 लैक्स। 18.75 NAV चल रही थी, 300 लाख रुपीज़ मेरे पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थे स्टार्टिंग में, सो 5625 लाख रुपीज़ का मेरे पास ओपनिंग वैल्यू था। पोर्टफोलियो मतलब ये जो ओपनिंग वैल्यू पोर्टफोलियो है, इसमें अप्रिसिएशन कितना आया 425.47, ये क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 425.47 का पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन आया, तो मैंने उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन 425.47 मैंने क्वेश्चन के डेटा से उठा लिया। अब इशू ऑफ फ्रेश यूनिट्स एट द रेट POP में लेने वाला हूँ, एट द रेट पब्लिक ऑफरिंग प्राइस लेने वाला हूँ। 6 लाख यूनिट्स मैंने एक्स्ट्रा इशू किए 19.2015 के रेट से, तो 115.2090 ये मेरे पास और पैसे आ गए। प्लस कर देंगे इनकम रिसीव्ड,
अप्रैल की इनकम प्लस मई की इनकम प्लस जून की इनकम, ये 3 इनकम भी मुझे रिसीव हुई 102.8250, ये भी मेरे को इनकम मुझे मिली। यूनिट्स रीपर्चेज एट द रेट आरपी, ये मुझे पे करना पड़ेगा। दिस विल बी पेड एट द रिडेम्पशन प्राइस, जो हमने निकाला था 18.564 और 3 लाख मैंने यूनिट रीपर्चेज किए, ये मेरे हाथ से पैसे चले जाएंगे, तो ये मैं माइनस कर दूंगा 55.692। और इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड 71.9019, ये जो मेरा फर्स्ट टेबल का फाइनल आंसर था, ये 71.9019, ये मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ये मेरे से पैसे हाथ से चले जाएंगे, तो जो पैसे आके चले जाएंगे उसको भी आप लेस कर दोगे। कहाँ गया, हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूट में 71.9019 मैं लेस कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे पास क्लोजिंग नेट एसेट्स की बुक वैल्यू आप मेरे पास कितनी आएगी 6140.9101 लैक्स, और क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास कितने होंगे 300 यूनिट्स मेरे पास ओरिजिनल में थे, 6 लाख रुपीज़, सॉरी 6 लाख यूनिट्स मैंने और इशू किए, तो 306 हो गया। फिर 3 लाख यूनिट्स मैंने रीपर्चेस कर लिए, तो माइनस कर दूंगा 306 में से, तो 306 माइनस 3 303 लाख यूनिट्स। नाउ आई हैव क्लोजिंग नेट एसेट्स की बुक वैल्यू एंड आई हैव क्लोजिंग यूनिट्स। Now I can arrive at the NAV as on 30th June, यानी कि closing NAV which is closing net asset की book value divided by closing number of mutual fund units which will give you 20.2670. This is our answer, देखिए 20.2670, 18.564 आपके पास रीपर्चेज प्राइस आया था, 19.2015 आपके पास इशू प्राइस आया था, और 30.8151 लैक्स आपका इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। थैंक यू सो मच।